हम स्वागत करते हैं शंभू सिंह जी राजौत साहब का। आप 82 साल के हैं और 65-70 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और इनके लिखने का अंदाज़ बड़ा निराला है और अंदाज़ ऐसा है कि कभी आपने सुना है कि किसी किताब का अनुवाद किया जाए और वो भी काव्य के रूप में एक अलग अंदाज में, और अलग अलग इनकी बातें हैं। गद्य में लिखते हैं, पद्य में लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शंभू सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात धरती धरारी साहब। नमस्कार साहब, बहुत बहुत। तो थे आपने राजस्थान री माटी का एक लेखक हो, आज भी लेखनी चाले हैं। कहीं बचपन में जो कि पेंसिल पकड़ी बड़ तो पकड़ियो वो आज भी है, तो क्या को लागे भी से प्रेम के बारे में बताओ थे। आज मैं जो मास साहित्यकार है जिनके बारे में आप बताया रज्जा साहब, और वो उनके अवसर पर मुझे मतलब यहाँ बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा बचपन वैसे आपको बताऊँ कि आज़ादी से पहले मेरा जन्म हुआ था। 10 साल पहले करीब रहता था और रियासतों को करता। मुझे पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं थी। मेरी माताजी ने ही मुझे मतलब ऐसा है कि अक्षर ज्ञान दिया और सन 45 के अंदर हमारे यहाँ पहला स्कूल खुला स्टेट की तरफ से, तब मुझे भर्ती कराया गया। इसके बाद में पिताजी का ये था कि मैं इकलौता बैठा था, मैं अपने को पढ़ करके क्या करना, उसमें सोच ही ऐसा ही था। लेकिन मैंने फिर बाद में ऐसा है कि वहाँ गया तो एक बार क्या होता है कि मोर्स निकाल लिया, गाड़ी से जाते थे टोडोरासी के लिए, भैंस धोने के लिए गए जल्दी, तभी विचार छोड़ दिया कि नहीं अपन अकेले कैसे रहेंगे। तो मेरा 1 साल और वैसे रोक दिया गया मुझे। फिर दूसरे साल में गया, हाई स्कूल पास कर लिया, हाई स्कूल बोर्ड भी नहीं था उसमें तो, और इसके बाद में कॉलेज में मुझे उन्होंने नहीं भेजा ऐसे में। तो माताजी ने मतलब कहा तो मैं मतलब कॉलेज में गया। मैं राजपूत था, राजपूत छात्रावास था, लेकिन वहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अलग मकान लेकर के पढ़ाई की। तो आपका जो पढ़ने का अंदाज़ रहा वो अलग निराला रहा है। और एक चीज़ आपने जैसे जो बात करी माँ के बारे में बात, जी हाँ, तो माँ जो है वो जो एक आपके जीवन में, मतलब हर माँ अपने बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में एक अनमोल जो है वो शख्सियत होती है। तो आपने तो माँ के बारे में भी काफ़ी लिखा, सब बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले माँ के साथ जो बचपन बिताया जाता है, बच्चा जब छोटा होता है उस वक्त की बात करते हैं। तो उस वक्त के बचपन की बात बताएं। उस बचपन की बात ये है कि जब मतलब ऐसा था, मेरे पिताजी का ध्यान तो यार 60 साल हो गया, 60-62 साल हो गए बात जी। उन पिता का माँ को भी मिला। एक बार क्या था कि जब माता ही मुझे पढ़ाती थी न, तो मतलब इस तरह के साधन चाहिए थे। ये लकड़ी की तख्ती के ऊपर ऐसा है कि हम कड़ी से मतलब है कलम बना करके लिखते करते थे। एक बार क्या हुआ, छोटी सी बात है कि मैं मतलब लिख रहा था और एक हमारे गाँव की महिला आई, तो उसके लहंगे से मतलब मेरी वो तख्ती बिगड़ गई। अच्छा। तो मैं मचल गया कि तू ही लिख ऐसा मेरे इसको मतलब नहीं, मैं माँ ने कहा कि ये कैसे लिखेगी, क्या लिखेगी। लेकिन फिर बाद में मतलब ऐसा है कि मैं जिद पर था, तो बहुत बचपन तो था ना, फिर बाद में माने मुझे बड़ी करे मारे कॉलम में लिख देती हूँ ऐसा। तो मेरा जो मित्र बिगड़ गया था उसने वो मतलब ऐसा है कि मारे लिखा। तो माँ ही होती है, माँ समान नहीं कोई दूजा, हिया उल्सव माँ का यही है सबसे बड़ी पूजा। तो मुझे तो मतलब बासी बढ़ करके मैंने निवेदन कहा कि माँ शब्द बड़ा मीठा है जी, माँ शब्द बड़ा मीठा है जिसकी मिठास को समझाया नहीं जा सकता। माँ का पैर तो अमृत से भी बढ़कर है जिसे बताया नहीं जा सकता। माँ की छाँव का सुख स्वर्ग से बढ़कर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। माँ की ममता जो मिली है उसका मोल चुकाया नहीं जा सकता। मेरे लिए माँ भगवान से बढ़कर, सभी के लिए माँ भगवान से बढ़कर है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए माँ भगवान से बढ़कर है। माँ तो माँ, ये माँ समान कोई नहीं दूसरा। बहुत अच्छी आपने कविताएं माँ पर भी लिखी है, आपने बहुत सारा काम किया है। तो क्यों ना आपके काम की एक झलक देखी जाए। तो आइए आप सभी को हम शंभू सिंह राजौत साहब की जो ऑडियो विजुअल है उससे रूबरू कराते हैं, जानते हैं इनके बारे में।
सुप्रभात धरती धुरारी, हमने अभी अभी थोड़ा ऑडियो विजुअल के जरिए जाना, लेकिन पूरी कहानी जानेंगे हम शंभू सिंह जी राजौत साहब की, जिन्हें अल्पज्ञ भी कहा जाता है। तो अब ये सवाल पूछ लिया जाए साहब आपसे जी कि अल्पज्ञ का जो तखल्लुस है जो आपने लगाया है, जी हाँ, इसके पीछे क्या राज है और ये किसने दिया और कैसे आया? ये वास्तविकता तो यही है। ऐसा जो अल्पज्ञ ही हूँ इसलिए क्योंकि करने वाला कोई और है जो करता है मेरे कमनीय काम, करने वाला कोई और है जो करता है मेरे कमनीय काम। काम करने वाले ने किया काम, मैं तो दोषी हूँ जो लिख दिया अपना नाम। ऐसा नहीं, तो मतलब ऐसा है कि मैं कलम पकड़ता हूँ, माँ शारदा की मतलब ऐसा है कि कृपा है और वो कलम स्वतः बढ़ती जाती है। तो मैं अपने आप को अल्पज्ञ ही मानता हूँ। आप मतलब कुछ भी कहिए, तो यही मतलब अल्पज्ञ में मेरे वो है। ये मैंने देखे हैं जितने भी जो वृक्ष होते हैं जिन पर फल लगे होते हैं, हमेशा झुके होते हैं और ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब ऊपर वाला। बहुत ही खूबसूरत बात है और ये सब चीज़ों को सीखनी चाहिए लोगों को भी। लोग आजकल क्या होता है, छोटा सा थोड़ी सक्सेस मिलती है कि नहीं साहब हम तो बहुत कुछ हो गए, बट आप अभी भी अल्पज्ञ हैं। तो मैं अल्पज्ञ को नमस्कार करता हूँ। साहित्य के जगत में आपका नाम खूब लिया जाता है। हमने ऑडियो विजुअल में देखा, बहुत सारी किताबों का विमोचन हुआ, बहुत सारे और अलग अलग शख्सियतों के साथ में भी आपकी मुलाकात रही। हर दिन कैसे शुरू होता है आज भी? क्या वही दिन की शुरुआत है? क्या दिन का रूटीन रहता है? मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 4:30 बजे के करीब उठ जाता हूँ, निश्चित रूप से उठ जाता हूँ। उठने के बाद में मतलब सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के है मैं अपने कक्ष के अंदर बैठ जाता हूँ। सबसे पहले माँ शारदा को नमस्कार करता हूँ और माँ शारदा की पूजा करता हूँ। मैं मतलब चाहे मतलब 4 लाइनें ही लिखूँ अपने हिसाब से, वो कुछ न कुछ माँ शारदा के लिखता हूँ। मैंने जितना भी मतलब कलम पकड़ी है मेरी कलम से लिखा गया है, वो मतलब ऐसा है कि उसी कृपा से। और सुबह जल्दी मतलब ऐसा है कि मुझे 2 बजे अगर खुल गई तो बैठ जाता था। तो मैं मतलब है मनमंथन से मतलब है ना कि कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। इसके बाद मतलब ऐसा है कि फिर मैं थोड़ा मतलब है कि एक्सरसाइज वगैरह करते लेता हूँ और फिर मतलब मेरा दैनिक कार्य चलता ही रहता है। मैं व्यस्त हूँ कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा मैंने यही सोचा है कि जिसके जुम्मे जो काम है उस काम को निष्ठा से कर ले, ये भगवान की पूजा है। वाह। और मैंने चाहे प्राइमरी स्कूल में रहा, मिडिल स्कूल में रहा, सेकेंडरी स्कूल में रहा, हायर सेकेंडरी स्कूल में रहा, पंचायत समिति में STI रहा, जनगणना के अंदर मैंने साक्षरता का मतलब जनगणना मैंने करवाई। तहसीलदार साहब ने मुझे डिप्टी चार्ज ऑफिसर में नियुक्त करवाया और मैंने टोडरा सिंह तहसील में जनगणना करवाई और टोंक जिला के अंदर टोडरा सिंह तहसील फर्स्ट रहा था। तो मैंने जो भी काम किया ना निष्ठा से किया है और काम की जो मतलब महत्व देने वाले अधिकारी हैं वो सब मेरे से खुश रहे हैं जी। और कुछ ऐसे भी बात करना है जो मतलब कुर्ते भी थे, बात है ना की बात है। तो ये तो सभी जगह होता है। अब यहाँ बात करता हूँ कि क्योंकि अगर लेखन है तो लेखन का काम तो ये हाथ कर रहे हैं, पर इनको सूचनाएं जो है वो मस्तिष्क दे रहा है और दिमाग जब क्रिएटिव होता है तब इंसान लिखना शुरू करता है। तो ये क्रिएटिविटी को आप क्या ऐसी खाद या ऐसा क्या सोर्स है, क्या ऊर्जा है जो रोजाना देते हैं कि मानसिक ऊर्जा बढ़ती है? और आप आज भी 82 साल उम्र है आपकी, शायद मैं गलत नहीं हूँ? हाँ, 82 साल मेरी उम्र है, 81 साल पूरे हो गए हैं। और यानी ऐसा है कि इतिहास सम्राट प्रेमचंद मुंशी ने कहा था कि लिखता कौन है? कौन लिखता है? प्रेमचंद मुंशी ने कहा था कि लिखता कौन है? उन्होंने कहा था जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द हो, जिसके दिल में दूसरों दर्द हो, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के दुख सुख को महसूस करता हो, जिसके जीवन का दर्शन पर जन आधारित हो, वे क्या लिखेंगे? जिन्होंने दूसरों के बारे में कोई सोचा ही नहीं, जिनकी दुनिया स्व पर आधारित है। ये प्रेमचंद मुंशी ने कहा है। और वास्तव में मतलब ऐसा मैंने तो मतलब अपने आप को सोचा है, मैं अपने आप किसी भी बात को समझने के लिए या समस्या के लिए कोई दूसरी समस्या नहीं, अपने आप पर घटा कर सोचता हूँ कि यार मैं इस परिस्थिति में हूँ तो क्या हो। तो मैंने तो मतलब ऐसा है कि जो पढ़ा है, देखा है, लिखा है, मेरे में एक अनजाने अपराध बहुत से ग्रस्त था जी। यानी यार जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, यानी मैंने तो क्या लिखा है यार, मैंने जैसा देखा है, सुना है, पढ़ा है वो लिख रहा हूँ और अपना नाम लिख रहा हूँ। तो मुझे एक अपराध बहुत था, फिर माफ़ करना। फिर एक मतलब हमारे मनु शर्मा, डॉक्टर मनु शर्मा टोंक के अंदर प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचती हो? वाल्मीकि रामायण भी मतलब ऐसा है कि मूल नहीं है, तुलसीकृत रामायण की है वो भी मूल नहीं है। यानी बाल रामायण का उसका पहला अध्याय है ना, वो आदि का मूल रामायण के नाम से है, 100 श्लोक है। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी का नारद जी से मतलब है भेंट हुई और वाल्मीकि जी ने कहा नारद जी को कि ये विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 लोग में भ्रमण करते हैं, किस महापुरुष में मुझे बताओ। तो फिर नारद जी ने कहा कि जो विशेषताएं आप सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कौन कौन किस्म हैं, तो ये राजा दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम में हैं।
जी, ऐसा समझ में है। और उसी बात को लेकर के फिर वाल्मीकि जी ने मतलब ऐसा है कि ये वाल्मीकि रामायण का मतलब है जी। वो किया, और पहला अध्याय उसका मूल रामायण, उसका मेरे मतलब ऐसा है कि राजस्थान में काव्यांतरण किया है 100 श्लोक उसमें मैं हाँ मूल ये रामायण। चीज़ आगे पूछना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर बात होती है कि एक काव्यांतरण कर देना, जी हाँ, एक तो होता है अनुवाद कर देना, जी हाँ। लेकिन काव्य में अनुवाद करना कितना कठिन होता है और आपको कितना समय लगा रामायण को काव्य अनुवाद करने में? देखिए ऐसा है, अनुवाद करने की तरफ मैं क्यों बढ़ा या क्या सोच है मेरा, जी, मेरा ऐसा सोच है कि आप मंत्र का जाप बिना अर्थ के भी करेंगे तो फलदायी होगा। जी, मंत्र का जाप जी, चाहे आपको अर्थ समझ नहीं आता है ना चलता है। और मेरा सोच था कि शास्त्र का पठन अगर अपन मतलब बिना समझे करेंगे तो उसमें क्या संदेश है, क्या शिक्षा है, वो तो अपने को मिली नहीं। हम्म, ये अनुवाद को मेरा बढ़ने का यही बात कहता है कि शास्त्र का चाहे उसका भावार्थ पढ़ करके या कुछ उसमें क्या संदेश है, क्या शिक्षा है, क्या है वो रचे, इसलिए मैंने अनुवाद का मतलब ये काम शुरू किया। अनुवाद में जैसे मैं बात करूं कि आपने रामायण का भी जिक्र किया है जी अभी हाँ। और श्रीमद् भागवत गीता का भी हाँ, हाँ, जी हाँ, जिक्र आता है, तो राजस्थानी में किसका किया और हिंदी में किसका किया, इन दोनों में से? इनमें मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने सबसे पहले आप बताऊँ सन 3004 के अंदर है, 2003-2004 के अंदर है, गीता का मतलब मैंने राजस्थान में किया आया समझ में। और शेखावत साहब का मेरे ऊपर मतलब बड़ा स्नेह था, वैसे था वैसे ही। जी, सबसे पहले कैसे शेखावत साहब की कैसे मेरी पहली बार भेंट हुई वो भी मैं आपको तो निवेदन करूं कि सन 66 के अंदर ऐसा मैंने बीएड के लिए पारी कॉलेज में अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं निराश हो गया और मैं घूमता घूमता शाम को उधर गया तो एमएलए क्वार्टर की तरफ, बाहर एक क्वार्टर के पीछे लिखा हुआ था भरत शेखावत विधायक किशन पोल बाजार ऐसे में। तो मैं थोड़ी ठिठक करके वहाँ रह गया, आया समझ में। वो चिक पड़ी हुई थी, उन्होंने देखा तो कौन है बाहर खड़ा है, उन्होंने मुझे बुला लिया, आया समझ में। फिर कैसे क्या बात है, मैंने कहा ये आया कि मेरा तो मतलब यहाँ तो हुआ नहीं, और अजमेर के अंदर बहुत जयलाल कॉलेज मेरा इंटरव्यू 2-3 दिन बाद के अंदर, तो आप 2 दिन पहले आ जाती तो फिर साहब मैं क्या बोलता है तो फिर तब से ही मतलब ऐसा है कि उन्होंने अमरलाल जी थे वहाँ विधायक, उनको मतलब थोड़ा फ़ोन किया कि चिट्ठी लिख कर दी थी, फ़ोन वाला था नहीं उस समय, और फिर मेरा अगर फिर तो उनका मतलब ऐसा है कि मेरे ऊपर नहीं रहा, जब भी मतलब बना कि कभी उनके दर्शन होते तो वो 2 मिनट मेरी तरफ झांकते ही थे। तो ये मन में कैसे भाव जागृत हुआ कि राजस्थानी में हम गीता को अनुवाद करें, काव्य अनुवाद करें? देखिए राजस्थान एक ऐसा है कि ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, वैधानिक मान्यता नहीं मिली बोलियां है, ही ये तो कही हमारा जाती हैं दुर्भाग्य है बात है। क्योंकि ये आपको बताऊं कि इससे हमारी नई पीढ़ी को बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो प्रतियोगिताएं होती है आरपीएससी वगैरह इस चीज़ में, जिस स्टेट में जाएंगे एक पेपर आपको उस भाषा का देना पड़ेगा। जी, अपने यहाँ मान्यता नहीं मिली, इसलिए सी बात है। कल मैंने लेटर लिखा है, मैंने पुकारते पत्र भी लिखा है, तो कन्हैयालाल सेठ में स्वर्ग में बैठे हुए भी दुखी हैं कि मेरी मातृभाषा को नहीं मान्यता मिली है, जी, जबकि शासन की चोटी पर चाहे मतलब ऐसा है प्रतिभा पाटिल हो, चाहे मतलब ऐसा है कि भरत सिंह जी हो, वो वहाँ पहुँच आप गए अगर बात करें कि मारवाड़ी भाषा अपनी राजस्थानी जी हाँ। जी की बोलियां अलग अलग है, इन्हें मेल जोल एक राजस्थानी भाषा बननी चाहिए, जी हाँ। और ये के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो, लिख रहे हो, सबसे बड़ी बात है ई की ताकत ही आगे ले जासी। तो अब मैं बात करूं ये ताकत की, तो बीच में आपने पूछे हो मैं कि भाई आप जो लिखते हैं इसकी रोज़ाना की जो आपका कोई इसकी कोई एक्सरसाइज है या कैसे ये शक्ति मिलती है, क्या कोई मेडिटेशन, योग? देखिए ऐसे ही होता है, मुझे मतलब क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, ये तो मतलब ऐसा होता है कि रात को सोते सोते या अकेला रह होता हूँ तो मेरे विचार आ जाता है। एक बार क्या होता है कि गीतांजलि बात बताऊँ कि मैंने पढ़ा कि गीतांजलि का उर्दू में अनुवाद हुआ, गीतांजलि गीतांजलि का उर्दू में अनुवाद, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये गीतांजलि जिस नोबेल पुरस्कार मिला था, तभी मेरे मन में विचार आया कि यार अपन क्यों नहीं राजस्थानी में करें, जब गीतांजलि का हुआ है तो बस। लेकिन मैं फिर मतलब थोड़ा सोच में पड़ गया कि भाई अपन को हिंदी में अगर वाला गीतांजलि लिखी हुई मिले तो अपन अनुवाद करें ऐसा। तो फिर बाद में विश्वास करिएगा कि आपका पोता जो पाली के अंदर था उसने 10 मिनट बाद ही मतलब हिंदी गीतांजलि का हिंदी मतलब वो भावार्थ मुझे ला करके दे दिया, दाता मैं आपके लिए लाया हूँ जी। और फिर मैंने शुरू कर दिया। राजस्थानी भाषा अकादमी के अंदर ऐसा है कि उसको भेज दिया, राजस्थानी भाषा अकादमी ने उसको छुपवाया और तत्कालीन मार्गरेट अडवा ने उसका मतलब विमोचन किया जी। और उन्होंने विमोचन की इसकी सराहना की और उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब है अपनी मातृभाषा में लिखा, फिर राजस्थानी में नहीं अंग्रेजी में अनुवाद किया, नोबेल पुरस्कार मिला। आपने भी अच्छा किया, अपनी मातृभाषा में किया है, लेकिन अगर इनकी व्याख्या हिंदी में हो जाए तो मतलब ऐसा ज़्यादा उपयोगी की। ये तत्कालीन राज्यपाल महोदय का था। फिर मेरे लगन लग गई
मैंने कहा जब उन्होंने कहा तो क्यों नहीं लिखे, तो मैंने मतलब गीतांजलि के सभी मतलब है ना 157 गीत हैं, उन सब का मतलब ऐसा है कि मैंने वो व्याख्या लिख दी और ये व्याख्या आपके सामने पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, मैं पढ़ भी पा रहा हूँ जिसमें आपने, इसमें आप अगर पढ़े या मैं सुनाऊँ तो गीत नंबर, आप इसमें से कोई गीत नंबर 4 मतलब ऐसा है कि सबसे सारी मुझे तो मतलब सबसे बढ़ करके है गीत नंबर 4 ही लगा है जो मतलब मुझे मतलब प्रेरणा भी देता है, सबको भी देता है। सारी गीतांजलि के अंदर है, गीत नंबर 4 में आपको प्रस्तुत करता हूँ। जी, जो आपका लेखन है वो बहुत ही सराहनीय और अविस्मरणीय है, क्योंकि देखिए क्या इस है, तरह से कोई बहुत ही विरले लिख गीत पाते नंबर हैं। 4 थे साहब। जी, यानी है बिनती मारी आफत में मन बचाइए तू, यानी है बिनती मारी आफत में मन बचाइए तू, आपस तो मुँह कदी डरोनी, आपस तो मुँह कदी डरोनी, कर सके तो या कर दे तू। यानी है बिनती मारी आफत में मन बचाइए तू, आपस तो मुँह डरोनी, कर सके तो या कर दे तू। दुखरी पीड़ा सु जद डोले मन, दुखरी पीड़ा सु जद डोले मन, तदबी मत बंदा जे धीरज तू, तदबी मत बंदा जे धीरज तू, पण दुख जीतण ताकत देश के तो મને दीजिए तू, पण दुख जीतण ताकत देश के तो મને दीजिए तू। भले ही भीड़ू मारा मारी मददताई नहीं जुटे, भले ही भीड़ू मारा मारी मददताई नहीं जुटे, पण मारा मनरो बल कदी नहीं टूटे, पण मारा मनरो बल कदी नहीं टूटे। भले ही दुनियारा धंधा सदा देव मन हाण, या जगरा लोग भी करे मारी खींचा ताण, पण मन मारो कदी भी माने नहीं अपनी हार, तू देश कह तो मन दीजिए मन की ताकत हर बार, तू देश कह तो दीजिए मन ने मरता था। सुख में मैं नहीं भूलूँ तने, झुकाओ बात मैं लगाऊं ढोक, दुखरी राता में जगरी छीटा किसी तो मैं कदी भी नहीं घबराऊं, तू ही है सब कुछ जग में थांसू बेची नहीं कोई लखाऊं, तू देश का तो भरोसा दीजिए मैंने कदी नहीं मैं बैम बीज मन में पाऊँ। बस ये तो ये जो एक प्रेरणादायक यान की चीज़ है, आप तो लिखे है तो अनुवाद करे है। जी हाँ। तो ये मैं बात करूँ मैं कि कोई ना कोई शख्सियत जी की रहे एक बाल मन पे असर करे है कि कोई ना कोई से अपन इंस्पायर होते हैं, कोई ना कोई प्रेरणा बनता है। तो आप कुन न देख कर इंस्पायर होता है कि मैं भी यान आके जियान को बनूं। देखिए मेरा ऐसा था कि आगे बढ़ने का मैंने निवृत्त कहा, मुझे गांव में रहता था, गांव में मेरा ज़्यादा टाइम बीता है। न तो मुझे खरेड़ा गाँव टोडा जिला, न तो मुझे सही कार्य कर रहा हूँ कि कोई मतलब है मार्गदर्शन देने वाला मिला, न मुझे कोई प्रेरित करने वाला मिला, लेकिन मैं मतलब ऐसा था कि मेरे इसमें लिखता रहता था। हाँ, जो पढ़ता था मैं, जो मेरे दिमाग में आता था वही मतलब है मेरे दिमाग में आता। मैंने कहा ना कि उर्दू भी हुआ तो क्यों नहीं मैं इसका इसमें करूँ। इसी प्रकार से मतलब आपको कहूँ कि वो तिरुकुरल है, उसका मतलब है दक्षिण के अंदर तिरुवरल एक संत हुए थे जी, बहुत जाने माने हैं। हाँ, वो तिरुकुरल उन्होंने लिखा है, 1330 उसमें छंद है, तो उसको मैंने पढ़ा, वही बड़ा जोरदार, उसको मतलब ना उत्तर वेद की मान्यता है दक्षिण भारत के अंदर, और उसको मैंने पढ़ा तो फिर मेरे दिमाग में लग गया क्यों नहीं अपने इसका मतलब रूपांतरण करें। तो मैंने उसका राजस्थान रूपांतरण कर दिया, लेकिन प्रकाशक है कल्पना प्रकाशन, उसने कहा कि मैं इसको छाप तो दूंगा लेकिन आप इनके भावार्थ भी लिखो, राजस्थानी में लिख दिया ना, तो वो मैंने भावार्थ भी लिख दिए और वो मतलब प्रकाशन की अंतिम प्रक्रिया में चल रहा है। तो मेरी तो मतलब ऐसा है कि बात शारदाई को मानिएगा जो मुझे थोड़ा मतलब अंत प्रेरणा देती है या वो मेरे कलम को आगे बढ़ाती है। तो आपकी कलम यूँ ही बढ़ती रहेगी और हम और भी बातें आपके साथ में करते रहेंगे। आइए आप सभी को हमारे प्यारे राजस्थान के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं पधारो हमारे देश। सुनहरे अतीत का साक्षी, अनूठे वर्तमान का क्षण, संस्कृति और परंपरा की मिठास, रंगीले उत्सवों की सजीली शान, ऐसा है निराला राजस्थान। धरती का एक ऐसा छोर जहां के चप्पे चप्पे पर बिखरा पड़ा है एक इतिहास। यही तो है महाराणा प्रताप के शौर्य, महारानी पद्मिनी के स्वाभिमान, हाड़ी रानी के उत्कर्ष, मूमल के सौंदर्य, भामा शाह के त्याग, पन्ना धाय के बलिदान और प्रेम दीवानी मीरा की अनुपम भक्ति वाला प्रदेश राजस्थान। विरासत
जहां आज भी अपना वैभव बिखेरती है, और संगीत जहां आज भी जीवन में रस घोलता है। राजस्थान की हर चीज निराली है। कहीं सुनाई देती हैं हमारे धार्मिक स्थानों की प्रार्थनाएं, तो कहीं इतिहास पुकारता है यहां के महलों और किलों से। कहीं दुनिया खींची चली आती है आबू की पहाड़ी वादियों की तरफ, तो कहीं चुंबक की तरह खींचता है रेत का विशाल समंदर। राजस्थान की तो बात ही निराली है। जो यहाँ पर आता है यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ की मिट्टी की अलग बात है, और इस मिट्टी के एक लाल की से हम बात कर रहे हैं। आज हम शंभू सिंह जी राजावत साहब, अल्पज्ञ जो अपने आप को कहते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। 60-65 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। गद्य पद्य, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, कविताएँ, सभी कुछ तो है। तो आइए बात का सिलसिला आगे शुरू करते हैं, जारी करते हैं। हम जब इस पधारो हमारे देश से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, तब आप एक तमिल जो उनकी बात कर रहे थे, उन लेखक की, संत की। तो वो जो आप पांडुलिपियाँ लिख रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, उसका हम जल्द ही देखेंगे। लेकिन हम जो इतना सारा सब कुछ देख रहे हैं, किताबें वगैरह जो आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहली अगर शुरुआत की बात मैं करूं, तो सबसे पहले लेखन अगर किया तो क्या किया? क्या अभी भी याद है वो क्या चीज़ थी, क्या बात थी? जी, मतलब सन 58 के अंदर, आज 60 साल पहले वैसे मैं लिखता था। मैंने आपका ना कि मेरी एक कविता जो छपी थी, मतलब वहाँ के टोंके एक उसमें पत्रिका के अंदर, वो एक है 1957। जी हाँ, सन 58 के अंदर, 58 ऐसा कि वो कविता से शुरुआत की आपने? जी हाँ जी हाँ, ओस के लिखी थी, 58 की कविता ये। और उस वक्त आपकी जी मतलब ऐसा है जी, स्कूल गोइंग लड़के? नहीं, मतलब ऐसा था कि मैं 58 में हायर स्कूल पास करके, बोर्ड भी नहीं था उसमें, तो हाई स्कूल पास करके मेरी मतलब ऐसा है कि नियुक्ति हो गई थी 1857 को। अच्छा, तो उसके एक साल बाद की है ये कविता। वाह, क्या बात। तो क्या है साहब, ऐसा कि ओस होता है कि जब फसलें हो जाती है खेतों के अंदर, तब सर्दी के अंदर मतलब होता है कुछ पानी की बूंदें मतलब है उस पर हो जाती है, उसको मतलब क्या, अरे इन हरे रे पत्तों पर, अरे इन हरे रे पत्तों पर किसने बिखेरे हैं ये मोती, अरे इन हरे रे पत्तों पर किसने बिखरे हैं मोती, है कौन करता कारीगरी जब दुनिया सारी सोती, है कौन करता कारीगरी जब दुनिया सारी सोती, आज कौन सा जौहरी लुटा गया मोतियों का खजाना, आज कौन सा जौहरी लुटा गया मोतियों का खजाना, पत्तों पर और फूलों पर बिखरे हैं मोती नाना, पत्तों पर और फूलों पर बिखरे हैं मोती नाना, है कौन रातों रात ही गुथ गया मोतियों की कड़ियाँ, है कौन रातों रात ही गुथ गया मोतियों की कड़ियाँ, किस खुशी में वह इनको पहना गया मोतियों की लड़ियाँ, किस खुशी में वह इनको पहना गया मोतियों की लड़कियाँ, सुंदर कितने लग रहे हैं ये पहन कर इनको, चाहता है मेरा मन ले चलूँ घर इनको, चाहता है मेरा मन ले चलूँ घर इनको, इन सुंदर मोतियों को लेने की मैंने ठानी, इन सुंदर मोतियों को लेने की मैंने ठानी, हाथ बढ़ाया लेने को तो हुए ये पानी, मोती से पानी, हाथ बढ़ाया लेने को तो हुए ये मोती से पानी। तो ये मेरी मतलब है। तो पानी की तरह अनवरत आपकी यात्रा जो चल रही है लेखन की, इसमें एक कविता का जिक्र ना करूं तो बड़ा मतलब यूँ हो लगेगा मुझे, क्योंकि वो कविता बड़ी विरली कविता है। कोई अगर किसी हम कहें कि हिंदी में बिना मात्रा के कुछ लिखकर एक सेंटेंस ही बताओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने कविता बिना मात्रा के लिख दी। हाँ, ये कविता ऐसी है जो बिना मात्रा की है। और वैसे मैंने एक दूसरे में एक कविता आपके सामने। कितना वक्त लगा आपको वो बिना मात्रा की कविता लिखने में? वो तो साहब मन तो क्या है लगा जो है, लेकिन मतलब ऐसा है कि मेरी मतलब वो थी लगन और लिखनी आ गई है, तो वो तो छोड़ेगा, मात्रा नहीं इसके कहीं भी। मम सट मन हट करत, मम सट मन हट करत, पग धरत गलत मग पर, मम सट मन हट करत, पग धरत गलत मग पर, कहन न करत ये सट,
कैन न करत ये सट बरजत गरजत हर पर, कैन न करत ये सट बरजत गरजत हर पर, नटखट अटपट घट में, नटखट अटपट घट में घड़त रहत हर पैर, नटखट अटपट घट में घड़त रहत हर पैर, झटपट खटपट करत, झटपट खटपट करत, लड़जत न गरजत गहर, लड़जत न गरजत गहर, कर्म ए करत करन चहत, कर्म ए करत करन चहत, न डरत लख बड़न जन, न डरत लख बड़न जन, ललचत रहत पर धन पर, ललचत रहत पर धन पर तन पर मचलत ये मन, ललचत रहत पर धन पर तन पर मचलत ये मन, ये सट मन सरमत न उचरत गरम गरम वचन, ये सट मन सरमत न उचरत गरम गरम वचन, सैन न करत सत कथन, सैन न करत सत कथन, हृदय में कहत गलत कथन, हृदय में कहत गलत कथन, अनरत करण में समरथ, अनरत करण में समरथ, न करत ये मन उपकरत, न करत ये मन उपकरत, पर घर पग धरत न डरत, पर घर पग धरत न डरत, हर घर पग धरत ये मरत, हर घर पग धरत ये मरत, पर चरच करत मन बड़बड़, पल पल घटत ये उमर नर मत कर जस मन कहत, पल पल घटत ये उमर नर मत कर जस मन कहत, हर दम भज हर भजन, हर दम भज हर भजन, मन मत अब मत चल नर, मन मत अब मत चल नर, घट में रट हर दम हरे, अब हर रट कर भवतर, झटपट तज खटपट सब, झटपट तज खटपट सब, सरपट हर दर पर पगधर, सरपट हर दर पर भगवान के द्वार पर पगधर, हर चरण शरण पकड़, हर चरण से पकड़, कर अरज मत कर फकर, हर चरण पकड़ कर अरज मत कर फकर, ये कविता तो है। ये तो बिना मात्रा के हम तो सोच भी नहीं सकते, आपने लिख दी। तो इसके पीछे क्या कहीं क्या प्रेरणा रही, कहाँ से ये मन में ख्याल आया कि बिना मात्रा की कविता लिखी जाए? ये तो अपने आप ही मैंने कहा साहब, मैं तो जो भी मैंने आया कि माँ शारदा की उस कृपा से मैं तो मतलब ऐसा है कि कभी क्या होता है सोता रहता हूँ ना, तब भी कुछ न कुछ विचार मन में चलता रहता है, क्या होना चाहिए, और अधिकांश मतलब ऐसा है कि ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही आप लिख देते हैं, तो ऐसे ही में तो आप कमाल लिख देते हैं। नहीं कब कहा साहब ये तो आपके अगर हम बिलोंगिंग्स की बात करें तो हमेशा क्या कोई थैला या किताब या पुस्तक पेन क्या चीज़ आप साथ रखते बस हैं? मेरा थैला साथ रहता है, जिसके अंदर आता था उसमें मेरी ये किताब, उसमें मनु सरवड़े भी लिखा था कि जब देखता हूँ तो इनके साथ में थैला होता है, तो उसमें कहीं भी बैठ जाऊँ तो मतलब रबड़ रखता हूँ, पेंसिल रखता हूँ, पहले रफ लिखता हूँ और फिर उसको फेयर करता हूँ। आजकल के बच्चों में पढ़ने को लेकर काफ़ी मतलब यूँ कहें कि किताबें पढ़ना तो बिल्कुल कम सा हो गया, जी हाँ। आजकल डिजिटल हो गया, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिएगा आज विविध विषयों पर और विविध विधाओं में किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन पाठक मतलब ऐसा है कि घट रहे हैं। किताब खुद व्यथित है इस बात से, तो किताब की व्यथा हाँ, भी किताब भी की खुद बात किताब के मुख से भी आपको अर्ज करना चाहता हूँ। किताब क्या कहती है? हाँ, किताब का दर्द है ना, तो किताब की व्यथा ने आपको वही कहती है, मैं नहीं कर रहा हूँ आपको जी। तो ये किताब की व्यथा भी आपने लिखी, किताब के मुख से। तो ये आजकल होता भी यही है कि बच्चे सिर्फ अपने कोर्स की बुक्स भी आजकल डिजिटल हो रही हैं, तो आजकल नए ज़माने में बढ़ते जा रहे हैं, पर उसका सुनिएगा जी, किताब की बात किताब खुद बताती है, किताब की बात किताब खुद बताती है। मेरी बात करने वालों की संख्या नित घटती जाती, मेरी बात करने मुझसे बात करने वालों की संख्या, मेरी बात सुनने वालों की संख्या नित घटती जाती, मेरी बात सुनने वालों की संख्या नित घटती जाती। मेरी बात सुनने वाला तो होगा कोई सुजान, मेरी बात सुनने वाला तो होगा कोई सुजान, मेरी बात सुनने वाले को मैं बुद्धिमान बनाती, मेरी बात सुनने वाले को मैं बुद्धिमान बनाती। मेरा एक लाल था बाल गंगाधर तिलक, मेरा एक लाल था बाल गंगाधर तिलक, ऐसा जिसको मेरी तलब हरदमी सताती जी, जिसको मेरी तलब हरदमी सताती। जिसने कहा था यदि मुझे मिले नरक का आवास, यदि मुझे मिले नरक का आवास, तो भी मैं वहाँ चाहूँगा किताब मन भाती, तो भी मैं वहाँ चाहूँगा किताब मन भाती, क्योंकि मन भाती किताब में है दिव्य शक्ति, क्योंकि मन भाती किताब में है दिव्य शक्ति, जो पाठक के लिए नरक को भी स्वर्ग बनाती, जो पाठक के लिए नरक को भी स्वर्ग बनाती। अल्पज्ञ कथन को सुयोग्य अन्यथा न ले, अल्पज्ञ के कथन को सुयोग्य अन्यथा न ले। किताब से बात किए बिना मुझको नींद नहीं आती, किताब से बात किए बिना मुझको नींद नहीं आती। वाह, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
अक्सर आजकल के ज़माने में लोग नींद नहीं आने की शिकायत करते हैं, तनाव की शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन अगर वो किताब की इस व्यथा को समझ जाएं और किताब को हमेशा अपने सिरहाने रखें, पढ़कर सोएं, तो नींद भी अच्छी आएगी, ख्वाब भी अच्छे आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही फरमा रहे हो आपकी। यानी ऐसा है कि विचार ही मतलब क्रियाएं संपन्न करवाते हैं। एक बार क्या था कि यहाँ मतलब मुरारी बाबू ने कथा की थी, रोज बाबू, तो उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, अंग्रेजी में अर्ज कर दूं क्या मैं, कि गिव मी थॉट्स आई शैल गिव यू एक्शन। वाह। आई शैल गिव मी थॉट्स आई शैल गिव मी एक्शन आई शैल गिव यू हैबिट्स। गिव मी हैबिट्स आई शैल गिव यू करेक्टर। गिव मी करेक्टर आई शैल गिव यू ए मैन ऑफ फ्यूचर। जैसा सोचेंगे वैसे क्रियाएं होंगी, जैसे क्रियाएं होंगी वैसे चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा वैसे भावी संतान होगी। जी। और विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही फरमा। तो सोच जो है वो एक अच्छी सोच होनी चाहिए। आदमी का सोच सकारात्मक होना चाहिए। तो मैं तो यही से सोचता भी, मैं तो यही हूँ कि अपने पर घटा कर सोचता हूँ, भाई मैं किस स्थिति में हूँ, ये परिस्थिति मेरे में हो तो क्या हो। हम तो ये कहते हैं जो किताबें होती है वो एक मानसिक, यूँ क्यों कहें कि मानसिक भोजन है। इंसान को ज्ञान जो है किताबों से मिलता है। अब यहाँ पर प्रबोध सुधाकर की बात करता हूँ, इस किताब की बात करता हूँ, तो आपने इसके बारे में बताएं कैसे इसके लिए आपका मन किया कि मैं इसकी और निवेदन करूँ आपको कि प्रबोध सुधाकर अप्राप्य शास्त्र बताया, गीता प्रेस गोरखपुर से, मतलब है गोरखपुर से जो कल्याण निकला बहुत रेयर है ये। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अप्राप्य है, उसमें लिखा था। फिर उन्होंने अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्रम से उसको प्रकाशित किया, है ना। फिर मेरे दिमाग में आई कि यार ये क्या अप्राप्य बता रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं मतलब इसका मतलब ऐसा हिंदी में वो कर रहे हैं, काव्यांतर करते हैं जी। तो मैंने इसका हिंदी में काव्यांतर कर दिया और साथ में भावार्थ भी मतलब लिख दिया। देवयोग से भगवान की कृपा थी कि ये कलादास शास्त्री जी के हाथों में पहुँच गई जी, ऐसे समझ में। तो उन्होंने मतलब उसको देखा, पढ़ा, तो उन्होंने मुझे रिपीट भी तो फिर कि यार ये तो बहुत बड़ी जोरदार किताब है और बड़ी अच्छा किया आपने बातें। मैंने उनको निवेदन किया कि आप 2 शब्द अपने आशीर्वाद के या कुछ इस पर लिख दीजिएगा। उन्होंने इस पर लिख दिया, ठीक है, मैं लेकर आ गया। लेकिन आपकी अर्ज कर रहा हूँ कि एक बार ऐसा छपा कि अगर ऐसे दुर्लभ कोई शास्त्र हैं जो छपे नहीं तो उसको छपाने के लिए हम मतलब ऐसा की सहायता देंगे। अखबार में छपा था। मैंने इसकी पांडुलिपि है ना केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दी जी। काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ भी नहीं आया। मैं थोड़ा बार बार लिखता कर क्या, फिर मतलब उन्होंने इसको मतलब छापने के लिए स्वीकृति दे दी, आर्थिक सहायता दी और मतलब उन्हीं के सहयोग से मतलब इसका प्रकाशन हुआ है। और अभी 18 तारीख को कलादास शास्त्री जी ने इसका विमोचन किया था। तो ये एक मतलब है ना दुर्लभ शास्त्र है, इसमें मतलब है मानव जीवन का और मानव मतलब है एक वैसे कीजिए कि ये आचार संहिता है जी, मनुष्य के लिए ना ये आचार संहिता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने इसे रचा था और उसके बाद में आपने इसका काव्यांतरण किया। काव्यांतरण करना कितना टफ होता है सर? व्याख्या करना मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा और टफ होता है। व्याख्या देखिए, काव्यांतरण या अनुवाद का, चाहे हिंदी को अनुवाद के अंदर ये है कि कोई भी हो, चाहे गद्य में करो चाहे पद्य में करो, उसमें भावांतरण नहीं होना चाहिए। भाव में मतलब बदल नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब सोच समझ कर लिखना पड़ता है। तो वैसे मतलब मैं गद्य में भी कर देता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ। तो इसमें भावार्थ जो लिखा वो गद्य में है और पद्य में काव्यांतरण है। तो कोई इसमें से कोई आप श्लोक जो आप काव्यांतरण जो आपने किया उसको सुनाना चाहें? प्रबोध सुधाकर बहुत ही दुर्लभ जो है ये एक यूँ कहें ग्रंथ, उसका काव्यांतरण हुआ है। तो ये एक बहुत ही ईजी हो गया हम तक पहुंचना, अदरवाइज ये शायद मिलता ही नहीं। लिखा है एवं मनय स्वे हेतुम विचार तत्सु स्थिरम भयेदन्तय न बहिर्दो वेदिते तदाम किम नामात्मम स्वयं याति। ये तो मूल श्लोक है। इसका लिखा है इसके अंदर, यों ही निम्न और बढ़ते नीरजों, यों ही निम्न और बढ़ते नीरजों, पानी नीचे की ओर जाता है जी। निम्न और बढ़ते नीरजों, मनुज मन भी स्वयं की स्थिति का करके विचार, मनुज मन भी स्वयं की स्थिति का करके विचार, भारी विषयों के लिए नहीं भटके तो, भारी विषयों के लिए नहीं भटके तो, मन स्वयं हो सकता है आत्मरूप एकाकार, मन स्वयं हो सकता है आत्मरूप एकाकार। ये तो इसका मतलब काव्यांतरण है। इसमें लिखा है कि श्री आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक में सरिता का दृष्टांत देकर के मनुष्य को सजग किया है कि विषयों की ओर न भटके तो नर नरोत्तम बन सकता है, नरोत्तम बन सकता है, नर नरोत्तम बन सकता है। ये मतलब है इसका आचार संहिता जिस तरह से इंसान का एक निर्माण हो। फिर इसमें व्याख्या भी है कि मनु की संतान होने से मनुष्य कहलाए और उस मनुष्य में स्वाभाविक वाहन का न होना अशोभनीय है, अभिमानी होना तो दोष है, लेकिन स्वाभिमान होना गुण है। ऐसा नहीं। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य को बाहरी विषयों की ओर न भटकना चाहिए, तुच्छ प्रलोभन में आकर के अपना मन
सम्मान नहीं बेचना चाहिए, मनुष्य को अपना कुल गौरव बढ़ाने के लिए स्वाभिमानी बन करके रहना चाहिए। ये सब व्यक्ति की सोच पर निर्भर है। उच्च एवं उत्तम सोच से महान बना जा सकता है तथा घटिया सोच से घटिया कार्य करके अपने स्तर को भी घटाना पड़ता है। हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जो व्यक्ति बाहरी विषयों एवं प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हो सकेगा वह दूसरों को प्रभावित करने वाला बन सकता है। जी, ये अब यहाँ प्रभावित होने की बात भी करता हूँ मैं। आपने बहुत सारी ये किताबों का जो काम किया है, लिखा है, बहुत ही एक यादगार किताबें हो गई हैं। कोई ऐसा लेखक या उपन्यासकार, नाटककार जिसे आप पढ़ते हो, जिसे आप पसंद करते हो, वो कौन है? जी, वैसे मेरा तो शुरू के अंदर सबसे पहले मतलब ना कि मैथिली शरण गुप्त साकेत का जो था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैथिली शरण गुप्त का ऐसा है। और इसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है जी, क्या कहा है कि ये कविता गा करके है, मन बहलाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं है। कविता तो वो है जिसमें मतलब है गहराई से पेट करके मतलब है उसमें जाए तो। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की कवि मतलब ऐसा है कि अर्थ लाभ के लिए किसी कवि सम्मेलन जो होते हैं उसमें चिछली मतलब है वो बातें करते हैं, चिछली वो प्रस्तुति देते हैं जी। तो नीरज कवि ने मतलब है सार्थक में मतलब लिखा था कि यदि तू कवि है तो काव्य को बदनाम न कर, तू कवि है तो काव्य को बदनाम न कर, मन में समाई गंदगी को आम न कर, मन में समाई गंदगी को आम न कर। कविता जिसे तू कहता है वो बेटी है तेरी, कविता जिसे तू कहता है वो बेटी तेरी, जिसे चौराहे पर लाकर नीलाम न कर, जिसे चौराहे पर लाकर नीलाम न कर। तो आज ऐसे भी कवि हैं जो मतलब हड़ताल के लिए चित्र लिखते हैं। तो मतलब मेरा तो निवेदन यही है कि जो भी मतलब ऐसा है कि काम करें या सोचें तो थोड़ा ढंग का सोचें। जी, ढंग का सोचें, अच्छा करें। और एक अच्छे भलाई के काम में हम अगर बात करते हैं तो अगर भारत की जनसंख्या में हम देखें तो अब तो बहुत लोग साक्षर हैं, लेकिन जब साक्षरता की बात आती है, पढ़ने लिखने की बात आती है, तो आपकी तो मदर ने आपको एक पेंसिल पकड़वाई थी, आज आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आपसे साक्षरता के लिए भी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी लिखा और उसके लिए भी काम किया, उस बारे में मैं जानना चाहूँगा। इसलिए ऐसा कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता था, लेकिन मतलब ऐसा है कि मेरे अड़ोस पड़ोस मेरे समाज में अंगूठा छाप बहुत थे। तो मैं कैसे उनको मतलब कुछ कर सकूं, तो मैंने अपने साक्षरता में जाने से पहले अपने अड़ोस पड़ोस के एक दो घर वालों को तो मैंने वैसे ही अपने आप साक्षर किया था। लेकिन जब टोंक जिला के अंदर साक्षरता की स्कीम आई तब मतलब ऐसा है कि कुछ मतलब है लिए गए। तो मैंने ऐसे APU के लिए अप्लाई किया था, माफ करना, लेकिन मतलब ऐसा कि मेरा चयन ऐसा है कि सुपरवाइजर के रूप में हुआ। चयन से पहले मुझे पता था कि आप क्या इस पद पर आना चाहेंगे, तो मैंने कहा साहब मैं मतलब ऐसा है सुपरवाइजर के लिए तो नहीं, लेकिन उसके लिए फिर भी आप देखो तो आऊँगा। फिर मैंने वर्कर में निष्ठा से ये काम किया। और माफ़ करना कि जब हमारा टोंक जिला तो वहाँ मतलब प्राइवेट लिखना पड़ता था। तो टोंक जिले की पहली मीटिंग के अंदर एक दिन पहले उन्होंने कहा कि सीकर जिले में जो प्राइमरी उसी को अपन अपना ले। दूसरे दिन में टोडराइज था, मुझे भी बुलाया गया उस सेमिनार के अंदर, और वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर साहब पूछे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपनी प्राइमरी लिखनी होगी, अपनी बोली में लिखनी होगी और आपके जिले की खुशबू उसमें आनी चाहिए। जी, ऐसा समझ में। तो सब बड़े बड़े धुरंधर आए थे, लेकिन सब किनारा काट गए। BN शर्मा कलेक्टर साहब थे, वो 4 अक्षर अब मैंने पहले लिख दिया था उसके अंदर। तो वो मैंने उनको भेंट किया हुआ था, 4 आँखें और मिनट। 4 आँखें और मिनट। फिर मैंने कलेक्टर साहब को भेंट किया था। फिर कलेक्टर साहब ने मुझे अपने एक दिन अलग ही बुलाया और कहा भाई बात ऐसी है कि अपने यहाँ लिखना है, तुम ये काम करो। जब उनका इतना कहना था मैंने कर दिया। तो बोलता आखर मतलब नाम से मतलब है बोलता आखर, जिसके अंदर खरबूजा की टोंक जिले की ये थी, उसका रिव्यू कराने के लिए दिल्ली भी जाता था। फिर तो मतलब ऐसा था कि मैंने लिखता गया, बहुत कुछ मतलब इसमें साक्षरता में काम किया। और चतुर सिंह मेहता हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत सराहना की। तो इस तरह से चलता रहा बात। ये नहीं तो मैंने साक्षरता में बहुत काम किया है। मैंने अपने स्तर पर एक गाँव को पहले आने पर मेरा APU में सेलेक्शन हो गया था, मैंने किया है। तो मैंने इसीलिए किया कि भाई यार अपने तो मतलब है लेकिन अपने पड़ोसी भाई हैं, ये तो अंगूठा छाप है। जी मैंने उनको, तो इसका सभी का श्रेय हम आपकी माताजी को देना चाहेंगे कि शी इज़ द ओनली लेडी जिन्होंने आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपने शुरुआत में भी माँ पर एक कविता सुनाई, और भी आपने कविताएं माँ पर लिखी, कुछ माँ पर? तो मतलब ऐसा है कि मैंने मतलब ऐसा था कि करीब 40-45 कविताएं लिखी है जी। और एक मतलब माँ के नाम से ही है वो बद्री। सबसे पहले हमारे यहाँ मतलब आना बद्री नारायण जी, बद्री प्रसाद शर्मा कोटा के, वो यहाँ आए थे प्रौढ़ शिक्षा में, अभी मुझे मिले। तो उन्होंने कहा कि माँ पर 2-5 कविताएं तो पढ़ी लेकिन इतनी एक साथ मतलब ऐसा है कि ये है। तो उन्होंने बड़ी सराहना की है। और माँ तो माँ ही होती है, आसमान को ये वगैरह, कितनी महिमा कहा जाए, गुरु से भगवान से बढ़कर है माँ तो, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये भगवान से बढ़कर हम तो
पेरेंट्स की यही बात होती है, माता पिता भगवान से बढ़कर हैं। हम परिवार की बात करेंगे अब आपके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? जी, मेरा क्या आपका परिवार है? मेरे परिवार जी। के अंदर ऐसा है कि वो तो ऐसा है कि आपके 5 बच्चे हैं जी। ऐसा समझ में है, जो बड़ा भी टीचर, 2 तो टीचर हैं ऐसा समझ में है, और एक ये दूरदर्शन में यहाँ है जो, और 2 पुलिस में है। जी, 2 पुलिस में, तो जी मतलब पूरा सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपकी लेखनी की ओर भी बढ़ रहे हैं कुछ? जी हाँ, ऐसा लेखने कोई? की ओर ऐसा था कि वो छोटा छोटा बच्चा आजकल CIA कोटा के अंदर, जी। उसका जब पढ़ता था कॉलेज के अंदर, जब टॉप आता था और सब कुछ, उसका मतलब है कि लेखन में रुचि थी, लेकिन भाग पढ़ना सही होता है, वो पुलिस लाइन में चला गया तो उसको टाइम नहीं मिलता है ऐसा समझ में। लेकिन हाँ, लेकिन उसका इसमें रुचि है। और ये दूसरा यहाँ है ब्रजराज, वो मतलब करता है, वो चित्रकथा वगैरह करता है, और मेरा उससे बड़ा। आपकी जो सबसे चहेती माँ पर जो कविता है, जी, अगर आप अभी सुनाना चाहें तो वो कौन सी होगी? हाँ, मैंने नहीं कहा, माँ शब्द पहले कहते थे मिठा, माँ तो माई होती है, माँ समान नहीं कुछ ही है, माँ का ये सबसे बड़ा प्रचार। और कोई कविताएं हैं उसमें जाके जी, सारी एक से एक सारी एक से एक कविताएं हैं। कोई ऐसी किताब जिसको आप चाहते हो कि अब मैं उसका काव्यानुवाद करूं, उसकी व्याख्या करूं, कुछ ऐसा मन में है क्या? अभी आपके आगे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैंने जैन समाज का भी मतलब ऐसा स्थानांतरण किया है जी। भक्ताम्बर वर्मा, जो उनका जैसे गीता विशेष शास्त्र होता है, उसका मतलब ने विशेष जी महाराज ने विमोचन किया था, उसका मैंने रास्ता नहीं किया है। और अब मेरा विचार यही है कि मैं मतलब ऐसा है कि ये एक शास्त्र है, मतलब जिसको मतलब कहते हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का मतलब लिखा हुआ ही है जिस उसमें वो कहा कि आमार देश माटी, आमार देश माटी, मेरे देश की माटी, उनकी कविताओं का संग्रह है। अब मेरा विचार ये है कि मैं उसको मतलब देखा लिखूं, तो उसकी ओर बढ़ेंगे। जी हाँ। मैं आपसे एक राज की बात पूछना चाहता हूँ। जी, आपकी फिटनेस का क्या राज है? कोई मेरा आपको फिटनेस दिखेगा, का कोई क्या नहीं है, कहेगा मेरा 82 फिटनेस तो ऐसा है कि मैं साधारण खाता पीता हूँ और सोच मेरा ठीक है यार, बस मैं व्यस्त रहता हूँ। जो आप शुरू में सुबह सुबह लेते हैं वो आपका क्या ऐसा डाइट सुबह होता है? तो नाश्ता भी मेरा एक निश्चित नाश्ता है, मैं क्या है मतलब ऐसा था कि खुद ही उसको बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। तो यही नाश्ता है कि मैं सुबह मतलब ऐसा है कि भीगा हुआ गेहूँ और भीगी हुई मूंगफली खाता हूँ। कितने चम्मच, क्या मात्रा? सब लोग हम अपना लें। 3 चम्मच इसके मतलब गेहूँ की, और 10 20 25 मतलब मूंगफली का। तो मैं सुबह रात को सुबह जो दी कल खा ली और भी जो दी खा ली, तो ये मेरा निश्चित ही नाश्ता होता है। तो इससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहती है। हाँ, बस। और अगर खाने की बात करूं तो खाने में ऐसा क्या स्वाद आपको पसंद आता है? मिठाई, नमकीन? नहीं, मैं राजपूत हूँ, मैंने राजपूत खान पान कुछ नहीं खाया, वही कुछ नहीं है। मैं हल्का मतलब अदब कम नमक मिर्च का जितना भी है जो थाली में आ जाता है वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। वाह, मतलब अन्न भगवान थाली जैसे में जो आ पधारे। गया उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं, वो सबसे सर्वोत्तम है उसी जी। को। अगर पूरी जिंदगी को अगर कोई कविता के जरिए कहा जाए या किसी गीत के जरिए कहा जाए तो वो क्या होगा आपकी ज़बानी? मेरे तो यही है, देखा था कि आज भी राष्ट्र को बनाया ना, मेरा यही है। अच्छा, कि राष्ट्र के नाम। ये 15 अगस्त में बनाया आपने जी। तो थोड़ा सा मतलब मैं बताता हूँ आपको देश के नाम, देशभक्ति के लिए हाँ, भी आपने देशभक्ति लिखा। के नाम का जी। ही है ना वो, कि आज चाहिए। जी, ये बहुत एक अच्छी बात है कि आप आज भी लिखते हैं और ये किताबें, आपकी कॉपीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। और ये सीखना चाहिए छोटे बच्चों को। वो एक छोटी किताब भी संभाल कर नहीं रख पाते, बट आप तो जिस तरह से काम कर रहे हैं, सैल्यूट है सर आपको। जी हाँ। बहुत सारी कविताएं हैं, चलिए किसी भी आप कविता की हम और बढ़ेंगे, और ज़िंदगी की बात तो हम कर ही रहे हैं। जी हाँ। चलिए कविताओं का हम दौर चालू रखेंगे। एक बात आपसे मैं पूछूं जी हाँ। कि ऐसी अगर भगवान ऊपर से अवतरण हो जाएं और आपसे कहें कि शंभू सिंह राजावत जी 3 वरदान मैं आपको दूंगा, तो क्या ऐसी मन में इच्छा है जो 3 आप करना चाहते हैं आगे जीवन मैं तो देखिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये भगवान को भी सदविचार दें और कुमार्ग से बचा लिए। बस इससे बढ़कर कुछ नहीं, मेरे अंदर सदविचार आए और मैं कहीं ऐसा नहीं करूँ। आज भी मेरे पिताजी या माताजी स्वर्ग से भी मुझे मार्गदर्शन करते हैं। बस यही है। और आपके जो 1000 से ज़्यादा जो सवेरे सवेरे आप कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर लिखते हैं, मन मंथन जिनका नाम आप हाँ ठीक है, देखिए उसका भी जिक्र अब कर लेते हैं। देखिए कि 5 कुत्ता पाल रो तू बिना सोचे किनो काम, 5 कुत्ता पाल रो तू बिना सोचे किनो काम, पालिया कुत्ता पीढ़ी पकड़ी नूच नूच खाई काम, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 है मतलब ऐसा था। अच्छा, काम क्रोध लोभ और मोह को आपने
इसको इस तरीके से हाँ, दर्शाया आज हुआ। अपना त्योहार। तो ये दिन में हर सुबह आपको ख्याल आता है ऐसा? जी हाँ, वैसे- अक्सर हम लोग पता है क्या करते हैं सर, कि हम लोग किसी एक विचारक का विचार जो है वो हम पढ़ते हैं और पूरे दिन उसका मनन करते हैं। आप तो खुद एक नया विचार बनाते हैं। अब ये तो हो जाता है साहब, देखिए जिससे मान लीजिएगा ना, ये हार जीत है समान दूरी पर, न हो आप भयभीत, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। वाह। कैंची नहीं चलाना, विवेकशील की है ये सीख, से प्रयास धागे की खोले गांठ। विवेकशील की है ये सीख, से प्रयास धागे की खोले गांठ। यथाशक्ति संभव हो तब तक कैंची से करे नहीं धागा की काट। कैंची से करे नहीं धागा की धागा काट। की काट। काट। तो यही है। धागा नहीं तोड़ना चाहिए, हाँ, धागा रिश्तों नहीं का तोड़ना मानो चाहे कैसे भी मान लो, धागा जो है गांठ पड़ने पर फिर वो हाँ, फिर वो छाता और माथा दोनों को, छाता और माथा दोनों को समझिए आप एक ही समान। छाता और माथा दोनों को समझिए आप एक ही समान। बंद हैं तो दोनों अनुपयोगी, बंद हैं तो दोनों उपयोगी, खुले रहेंगे, खुले रहने पर ही है मूल्यवान। वाह। छाता भी खुला रहेगा और माथा भी खुला रहेगा तो तो मूल्यवान खुला है तभी बंद ज्ञान तो मिल कुछ पाएगा और तभी बारिश रुक पाएगी उससे। जी हाँ। बहुत अच्छा है। तो ये आपके थॉट्स जो हैं, ये सामाजिक आपने परिवेश हमेशा से रखा आपकी किताबों का, हर जगह सामाजिक है। तो कैसे आप इजीली देख पाते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम क्या लिखें, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें देखें जिससे लिखावट आए? देखिए मेरा संदेश ही बताऊँ या तो उनको साहित्यकारों के नाम और उसके नाम, मैं जो अपना संदेश आपको अर्ज करूँ जी। क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा ना, क्या तो कहना हाँ, चाहिए? ये सभी कुछ जो है आप लिखते जाते हैं। ये तो मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी मुझे प्रेरणा मिल गई है कि हम तो सोचते थे कि एग्ज़ाम में जब लिखा उस वक्त जो पेंसिल या पेन जब यूज़ किया था, जी। अब लिखते हैं तो बड़ा दर्द होता है हाथों में, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए ये प्रयास, हाँ, और लेखन और पठन का होना ही चाहिए। हाँ, देखिए कैसा है जी। बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं, जी जिनको ढूंढने में भी वक्त लग जाता देखिए होगा। संदेश ही साहित्यकारों के प्रति मेरा संदेश ये है, जी सुविज्ञ साहित्यकारों के लिए यही है अल्पज्ञ का अल्प संदेश। जी। सुविज्ञ साहित्यकारों के लिए यही है अल्पज्ञ का अल्प संदेश। आपका लेखन जन मनोरंजन के लिए न हो, आपका लेखन जन मनोरंजन के लिए न हो, वरन प्रेरणादायी हो हमेश। आपका लेखन जन मनोरंजन के लिए न हो, वरन प्रेरणादायी हो हमेश। जिससे स्नेह सद्भाव बढ़े भव में, जिससे स्नेह सद्भाव बढ़े भव में, जनमन से मिटे राग द्वेष, जनमन से मिटे राग द्वेष। मानव में मानवता का विकास हो, मानव में मानवता का विकास हो, मिट जाए भारत माँ का कलेश, मिट जाए भारत माँ का कलेश। ये मतलब ऐसा है कि लेखन पर है। किसी ने कहा है कि एक शहीद के खून से बढ़कर के एक लेखक की मतलब सच्चाई महत्वपूर्ण है। जी। एक से तो हम ये कहेंगे कि हर जगह शहीद भी हमें जो है हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और लेखक को भी सैल्यूट करते हैं। ऐसे ही हम लोग आपसे बातें करते रहते हैं, समय का पता नहीं चलता। शंभू सिंह जी रावत साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा है आज यहाँ पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं भी मतलब ऐसा है कि दूरदर्शन के निदेशक महोदय को, दूरदर्शन परिवार को, सबको मतलब ऐसा है कि मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का, यहाँ या अपनी बात बताने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। तो आइए अब चलते हैं न्यूज़ की ओर, लेकिन उससे पहले लोकगीत की ओर बढ़ेंगे। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।